फासले ऐसे भी होंगे, सोचा न था कि सामने बैठे थे मेरे और वो मेरा न था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का वीडियो है, जी हाँ, जैसे कि मैंने शेर पढ़ा आपके सामने, आज का वीडियो है उन वाइफ्स के लिए जो सोचती हैं कि अगर मुझ में 1000 कमियां थी, जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं थी, जब फिर चाहे वो मेरा रिलीजन हो, फिर चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, मेरे रिश्तेदार हों, मेरे बोलने का तरीका, मेरे दोस्त चुनने का तरीका, मेरा करियर, कुछ भी पसंद नहीं था, तो आखिर शादी की ही क्यों। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सवाल हर एक वाइफ के मन में होगा कि ये आदमी ने मुझसे शादी की ही क्यों, कि वो नार्सिसिस्ट है। आज ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे कि ये रिश्ता इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अक्सर हम सोच में पड़ जाते हैं, महिलाएं सोच में पड़ जाती हैं कि जब तुमको हम पसंद ही नहीं थे, तुमने शादी ही क्यों की। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि एक नार्सिसिस्ट शादी करता ही क्यों है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है शादी करने वक्त, और उसने आप ही को क्यों चुना लाइफ पार्टनर। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप समझ पाएं कि आपके मन में जो उथल पुथल जो अभी आपके अंदर चल रहा है, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है आप ना इस रिश्ते में जी पा रही हैं, ना आप इस रिश्ते को तोड़ पा रही हैं, ना आप इसे ख़त्म कर पा रही हैं, ना ही फिर उनके बगैर आप रहने का सोच रही हैं। अगर आपके मन में ये जहन में आती है बात कि मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके मन में एक फियर है कि मैं छोड़ ही नहीं सकती इसको, आपको एक दर्द की, आपको इस पेन की आदत हो चुकी है, तो ऐसे में 1000 सवाल हैं आपके मन में जिनका आज हम एनालाइज करेंगे और आपको आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं, आप प्लीज़ अपनी सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त कीजिए। अपने आसपास अगर कोई नार्सिसिस्ट हैं तो बाउंड्रीज़ आप रखना शुरू कीजिए। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि अवेयरनेस जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो उस अवेयरनेस को आप लीजिए, नॉलेज को आप लीजिए, आप अपने रिश्तों को एनालाइज कीजिए, बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको डर है फिजिकल अब्यूज़ आपके साथ होता है, वायलेंस होता है, डोमेस्टिक और हैरासमेंट होता है, जो कि नेचुरली सी बात है, एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में होता ही है, तो प्लीज़ अपने आप को और अपने बच्चों को सेफ कर लीजिए। सेफ एटलीस्ट आप उस वे में कीजिए कि जहां आपको फिजिकल कोई मार ना पाए, क्योंकि अगर आपको कोई फिजिकल मारेगा तो आपका जो माइंड है वो नहीं वर्क करेगा, आप वो ट्रॉमा में जीते रहेंगे और आप एक लॉजिकल माइंड में कभी भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो बात करती हूँ मैं नार्सिसिस्ट की रिलेशनशिप की, कैसे उसे शादी के लिए मनाया जाता है और उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या रहता है, शादी के लिए वो लाइफ पार्टनर क्यों चुनता है, कैसे चुनता है और उसने आपको कैसे चूज़ किया हुआ है। तो नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनका एक इंटरेस्ट हो आपके अंदर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो हंट करते रहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल उनके सप्लाई के लिए। वो एक तरह के इंसान में खुश नहीं होते, वो अलग अलग वैरायटी ढूंढते हैं और अपनी बोरियत को, अपनी एक गंदी सोच को। पर क्यों एक नार्सिसिस्ट एक पर्सन से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है, एक पर्सन के साथ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्यों कर लेता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि एक नार्सिसिस्ट जब बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स जो हैं, या तो उसकी मदर फिगर या उसका फादर फिगर, उसको अनलिमिटेड सपोर्ट करता है। कभी कभी दोनों ही पेरेंट्स इनकी कभी भी कोई गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
फिर चाहे ये कितने भी ज़्यादा अब्यूजिव हों, कितना भी बड़ा कांड करके आए हों, इनके पेरेंट्स इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो जब नार्सिसिस्ट बच्चा होता है तो इनकी मदर फिगर या फादर फिगर बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करते हैं इनके नार्सिज्म के बिहेवियर में। फिर चाहे ये बड़े होकर उन्हीं पेरेंट्स को अब्यूज करें, उन्हीं पर हाथ उठाएं, बट क्योंकि इस बच्चे के पेरेंट्स ने इसे बचपन से ही कभी भी किसी गलती पर रोका टोका नहीं है, इसके इस गलत बिहेवियर पर कभी इसे समझाया नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर ये किसी बच्चे को मार के आता है या कुछ गलत काम करता है या इसका कंप्लेंट आती है तो ये उसका समझाता नहीं है, बल्कि उसको सपोर्ट करता है कि मेरे बच्चे से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये ईगो में रहते हैं ऐसे पेरेंट्स। तो इनका बच्चा जो है इस चीज़ का एडवांटेज उठा लेता है और उसको एक आदत लग जाती है कि उसके पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इन पेरेंट्स की नज़रों में इनके बच्चे ने कभी कोई गलती नहीं की, बट इनका ये बच्चा समाज के लिए सिरदर्द होता है। तभी ये बच्चा समाज में अपनी टॉक्सिसिटी के कारण कभी भी ग्रोथ कर ही नहीं पाता। ये बहुत बचपन से ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि एक बच्चे के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। एल्कोहलिक हो जाना, ड्रगिस्ट हो जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना बहुत लाइफ में जल्दी शुरू कर देता है। तो पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चे को कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि जब वो बचपन से ही बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग देंगे तो वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। पर जब यहाँ पर अपने बच्चे को बचपन से ही नहीं सिखाते हैं कि बेसिक एथिक्स क्या हैं, रिस्पेक्ट दूसरों की करना क्या है, काइंडनेस क्या है, पेशेंस क्या है, ये लोग जब उसको ये सब चीज़ें सिखाते ही नहीं तो वो राह चलते किसी के साथ भी बदतमीजी कर देता है, किसी के साथ भी अब्यूज़ कर देता है। वो समझता है कि ये जो सड़क है वो उसके बाप की है, इसलिए वो हर चीज़ में अपनी टॉक्सिसिटी दिखाएगा। फिर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैरिज के लिए एग्री नहीं करेगा। ये मानेगा नहीं कि इसको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, क्योंकि बचपन से जो इसने एक फ्री लाइफ देखी हुई होती है, हॉल में ये जिया होता है, तो वही लाइफ इसको कंफर्टेबल लगती है और वही लाइफ इसको फ्रीडम लगती है। फिर जब मैरिज का टाइम आता है तो ये करता ही नहीं है मैरिज। तो यही पेरेंट्स इस पर दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि शादी करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक। तो यहाँ पर इनका जो बच्चा है जो एक टॉक्सिक हस्बैंड बनने वाला है, इस टाइम पर एक ऐसे पर्सन को खड़ा कर देता है जो कि इसी की तरह टॉक्सिक होता है। और इसके पेरेंट्स जब ये समझते हैं कि ये पर्सन अगर फैमिली में आ गया तो हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देगा, अब ये इसके दिमाग में ऐसा फीड कराते हैं। ये पेरेंट्स और इसकी खुद की मेंटालिटी भी ऐसी होती है कि जो पर्सन आएगा या जो पर्सन ये चूज करेंगे वो इसकी हर नीड को पूरा करेगा, इसकी टॉक्सिसिटी को एंजॉय करेगा। यहाँ पर ये हर टाइम उस पर्सन को चूज करेगा जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होंगे, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि ये फ़ायदा उठा सके, फिर चाहे वो उसकी एजुकेशन हो, उसका पैसा हो, उसके पेरेंट्स हो, उसका समाज हो, उसकी चीज़ें हो, उसके दोस्त, जिन्हें वो इसके साथ साथ अपने फ़ायदे के लिए उन्हें भी इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड है वो एक ऐसी वाइफ को ढूंढता है जो कि इसके इस टॉक्सिक बिहेवियर से एकदम कंफर्टेबल हो, इसके इस बिहेवियर को वो इग्नोर करे और इसके साथ एकदम नॉर्मल रहे, पीस में रहे। तो यहाँ जो इसके पेरेंट्स हैं उन्होंने इस नार्सिसिस्ट हस्बैंड जो बनने वाला है उसे ऐसा बनाया है कि वो कोई गलत काम करेगा तो वो बस उसको बचा लेंगे, क्योंकि इसके पास फुल पेरेंट सपोर्ट जो है। अक्सर इसके नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बनाने में इसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये अपनी मदर को हर चीज़ बताएगा, हर चीज़ मोल्ड कर करके बताएगा।
उनको ऐसी डिफरेंट चीज़ें दिखाएगा, एक अलग ही व्यू दिखाएगा कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ हर कोई गलती करता है। और फिर यही पेरेंट्स एक ऐसी लड़की को इसकी लाइफ में ऐड कर देते हैं जो कि इसके हर गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगी, और अगर नहीं करेगी तो वो उसको इस तरीके से बना देंगे कि उस वाइफ को इसकी हर चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये नार्सिसिस्ट पेरेंट्स उस लड़की को ये बोलेंगे कि रहना तो तुझे इसी के साथ है, तो तुझे ही इसको झेलना है, तुझे ही इसे सुधारना है, तुझे ही इसे अपने लायक बनाना है, वरना रहना है तो रहो और नहीं तो कुछ हो नहीं सकता। फिर सेकंड बात आती है यहाँ पे इमेज की। नार्सिसिस्ट के लिए अपनी इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और इसको बनाने के लिए वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोते नहीं हैं। हमारे सोसाइटी में, समाज में फिट होने के लिए शादी करना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग शादी का बस एक स्टैंप लगाना चाहते हैं कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ, ताकि समाज में वो एक इज्जत के तरीके से रह पाए। क्योंकि मैरिज एक ऐसी फिनिश लाइन है जहाँ ये समाज आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता है, क्योंकि आप एक परिवार की, एक फैमिली की जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा रहे हैं। तो लोगों का मानना यही है कि ये शादीशुदा है तो ये एक बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छा पेरेंट होगा, अच्छा फादर फिगर होगा। तो ये सब समाज मानता है, और समाज में आपको फिर सामाजिक चीज़ों में इनवाइट किया जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। क्योंकि आप शादीशुदा हैं तो बहुत सारे जगहों पर जहाँ एक बैचलर नहीं जा सकता, वहाँ पर एक नार्सिसिस्ट अपने शादीशुदा होने की वजह से जा सकता है, एंटर कर सकता है, और उसको खुला सप्लाई, पूरा टारगेट वो वहाँ पे अपना हंट कर सकता है। तो नार्सिसिस्ट जो है मैरिज को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखता है। वो इस चीज़ को कभी भी अपने हाथ से नहीं गंवाएगा। इस समाज में अपनी इमेज को बनाने के लिए वो मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करेगा, उसे अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ही है। तो शादी यहाँ पर उसकी जो पहले की ज़िंदगी है, शादी से पहले की ज़िंदगी है, जहाँ उसने बहुत गंदगी की हुई है, टॉक्सिक चीज़ें की हुई हैं, उसको कवर अप करने के लिए वो शादी करने को रेडी हो जाएगा। फिर चाहे वो उस मैरिज को आगे जाकर डिस्ट्रॉय कर दे या मोल्ड कर ले अपने अकॉर्डिंग, फिर वो शादी को बीच में ही कभी छोड़ दे, पार्टनर को छोड़ दे। क्योंकि इनका जो इंटेंशन है अगर वो पूरा नहीं होता, अगर इनका पार्टनर इनके इस बिहेवियर को अपनाता नहीं है, तो इनकी नज़र में ये होता है कि ये पर्सन जो है अपना धर्म नहीं निभा रहा, अपनी जिम्मेवारी नहीं उठा रहा, इनके हर गलत बिहेवियर में इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो पार्टनर जो है अपनी धर्म से हट रहा है, अपने पत्नी व्रता होने की का सबूत नहीं देता, वो कुछ करता नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ अपनी इमेज को सेव करने के लिए बहुत ही साफ तरीके से रास्ता निकालने लगते हैं। आपको बिल्कुल 100% फील हो जाएगा कि आपका मिसयूज हुआ है इस शादी में, इस रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा यूज्ड फील करते हैं, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट बहुत ही छुप के आपको यूज़ करता है, आपको हैरास करता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए उसका पार्टनर जो है, उसकी वाइफ जो है, एक ट्रॉफी होती है जिसको उसने समाज में जीता है। क्योंकि एक वाइफ ही तो है जो उसके टॉक्सिक बिहेवियर को समाज में कवर करती है। उसका जो एक पहले की इमेज होती है, जो कि शादी से पहले जो बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव होता है, झगड़ालू होता है, लड़ंका होता है, उन सब चीज़ों को शादी करके जब वो आती है तो लोगों को ये मैसेज जाता है कि इसको इतनी एजुकेटेड वाइफ मिली है, इतनी बढ़िया वाइफ मिली है, तो ये अच्छा है, इसके वो सब बिहेवियर जस्टिफाइड हो जाते हैं। उनकी इमेज एक सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब होती है पहले। तो जब ये फिर मैरिज करते हैं तो ये दिखाते हैं कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो शादी करके ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अचानक से सामाजिक हो जाते हैं। जिन प्लेसेस में ये नहीं जाते थे या जहाँ इनको इज्जत नहीं मिलती थी, वहाँ भी ये अब अपने लाइफ पार्टनर को लेकर पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब तो उन्हें वो रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि इन्होंने मैरिज जैसा एक बहुत बड़ा महान काम कर दिया है।
इनके लिए अपनी फेक इमेज को कंटिन्यू रखने के लिए मैरिज जैसी एक चीज भी, एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन इनकी वाइफ के लिए ये मैरिज एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर राइड होती है, इमोशनल जर्नी होती है, बट इनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है पेरेंटिफिकेशन का। ये अपने पार्टनर में, अपने वाइफ में एक पेरेंट फिगर को देखते हैं। ये एक ऐसी वाइफ को चूज करते हैं जिसके अंदर माँ वाली क्वालिटी हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी है वो इसकी माँ से ही आई है इसको, और इसकी मदर फिगर ने ही इसे जिंदगी भर जो ये कांड करके आता है उससे कवर अप भी किया है। तो वही सपोर्ट ये अपनी वाइफ से भी ढूंढता है। तो इनको वाइफ भी ऐसी चाहिए जो इनकी हर गलती पर, हर गलत कांड पर इनको अच्छा फील कराए, कंफर्टेबल फील करवाए, उसे सपोर्ट करे। तो यहाँ पर अगर आप एक वाइफ हैं, आप ये सब चीजें नहीं करती हैं, यहाँ पर आपका नार्सिसिस्ट हस्बैंड और उसके पेरेंट्स सब आपको फील करवाएंगे कि ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप इनकी हर नीड को पूरा करें। फिर ये आपसे कितने भी ज्यादा अब्यूजिव हों, फिजिकली मारते हों आपको, कुछ भी किसी भी तरीके का आपके साथ हैरासमेंट करते हों, यहाँ पर इनकी मदर फिगर इनके कान भर के कहेगी कि हम अपने पति से कभी जीवन में नहीं पिटे। यानी कि वो इनको कानों में फीड करेगी कि इसे मारो, वायलेंस करो इसके साथ, फिजिकली इसको मारोगे तब ये जाकर के है ना तुम्हारे इस एब्यूजिव चीजों को जो तुम करते हो, तुम्हारी चीजों को सपोर्ट करेगी, तुम्हारा साथ देगी। और ये बार बार उसके कान में फीड करेंगे बीवी पर हाथ उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। और आपसे भी ये यही कहेंगी कि एक थप्पड़ ही तो मारा है, इतनी बड़ी गलती की जो तुमको सजा दी है वो सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, तुम अपने पति का साथ नहीं देती हो तो पिटोगी नहीं क्या? क्योंकि तुम एक वाइफ हो तो तुम्हें इन चीजों से कंफर्टेबल होना पड़ेगा। और इसकी मदर फिगर आपसे ये भी कहेगी भाई कि तुम इनकी वाइफ हो तो अब इसकी मचाई हुई गंदगी तुम्हें ही साफ करनी है, क्योंकि इसने अपनी पूरी लाइफ अपने इस नार्सिसिस्ट बिहेवियर को जिया होता है, तो ये कभी भी सुधर तो नहीं सकता, क्योंकि इसके माँ बाप भी इसको नहीं सुधार पाए इसके टॉक्सिक नेचर को। तो फिर इसकी वाइफ कैसे सुधारेगी? इसके इस नेचर को कोई भी नहीं बदल सकता। तो फिर यहाँ पर ये वाइफ में एक पेरेंट फिगर ही ढूंढते हैं कि भाई हमने जो गलतियां की हैं, एक माँ जिस तरीके से कवर अप कर लेती है अपने बच्चे की गलती, तो बस एक वाइफ भी उसी तरह से सपोर्टिव रहे और सब कुछ कवर अप कर दे। बहुत सारी वाइफ से मैं आज ये भी कहूँगी कि इनके हस्बैंड जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड हैं, उनकी उम्र फिर चाहे 30 प्लस हो, 40 प्लस हो या 50 प्लस भी हो, इनके अंदर 2-3 साल का एक बच्चा छुपा ही होता है। इनके अंदर का ये जो बच्चा है वो स्टक है, जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिद्दी है, रिजिड है, ड्रामा करता है अपनी हर चीज को मनवाने के लिए। फिर वो हर चीज करेगा, फिर चाहे वो एब्यूजिव हो, हरासमेंट से भरी हो, हर जगह मैसेज करेगा, हर चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। पर आप इनकी वाइफ है तो बस आपकी जिम्मेदारी है इन सब चीजों की नीड को पूरा करने की, क्योंकि इसके पेरेंट्स आपको फील करवाते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये जो कि खुद भी आपको बार बार फील करवाएगा, याद दिलाएगा कि आपकी जिम्मेदारी वो है, पति है, पति का घर है, पति का परिवार है, और आपको इसको और इसके पूरे परिवार के टॉक्सिक नेचर को सही बोलना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कॉम्प्लिकेशंस। नार्सिसिस्ट जब आपसे शादी करता है तो वो इस थिंकिंग प्रोसेस से करता है कि इस लड़की के पास कुछ तो ऐसा होगा जिसे मैं यूज करूंगा, फिर चाहे वो आपकी फैमिली लेगेसी हो, आपकी एजुकेशन हो, आपकी खूबसूरती हो, क्योंकि ऐसा करके ये अपना फ्यूचर जो है एक सिक्योर करना चाहता है, आपको एक ये सेफ करना चाहता है, क्योंकि ये बचपन से ही सेफ्टी फील नहीं करता, इसको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, तो वो ये सब चीजें आपके थ्रू लेना चाहता है। ये आपको दिखाएगा कि इनके बिना आपकी गटमुकत नहीं है, इनके बिना आप कुछ नहीं है। ये आपको एक ऐसी लाइफ दिखाएगा कि जहां आप इमेजिन भी इनके बिना कुछ नहीं कर सकते।
ये आपको बोलेगा कि इसने आपको चूज करके एक बहुत बड़ा एहसान किया है आपके ऊपर, कि अगर ये ना होते तो आपका कुछ नहीं होता। फिर चाहे आपका जितना भी अच्छा करियर हो, जितनी भी अच्छे पेरेंट्स हो, जितने भी अच्छा बैकग्राउंड हो, ये उन सब में कमियां ही निकालेगा। क्योंकि इसने तो कभी खुद के करियर में, खुद की ग्रोथ के बारे में कभी सोचा नहीं होता। तो ये अगर आपके पास ये चीजें होती हैं तो फिर ये उस चीजों का मिसयूज करने का सोचता है। ये आपके अंदर छुपा हुआ ऐसा पोटेंशियल देखता है जिसको कि ये फ्यूचर में यूज करेगा और अपना फ्यूचर सिक्योर करेगा, जो कि ये अपनी ड्रीम लाइफ को फुलफिल करने के लिए यूज करेगा। फिर शादी के बाद चाहे वो आपसे जुड़े हुए रिश्ते हों, आपका बॉस हो, आपका कोई भी XYZ आपके साथी हो, ये उन सब को यूज करेगा। ये उनको यूज तो करेगा, लेकिन आपके सामने ये फील करवाएगा कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स किस किस्म के हैं, तुम्हारा करियर किस टाइप का है, तुम्हारा बॉस कैसा है। ये उनकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, उनकी धज्जियां उड़ा देगा। आपसे कहेगा कि आपकी फैमिली और फ्यूचर तो इनके साथ है ना, अपने हस्बैंड के साथ है, तो तुम्हें जो है बाकियों की परवाह करने की अब जरूरत नहीं है, बाकियों को झेलने की अब जरूरत नहीं। ये हर किसी को नेगेटिव कर देगा आपके सामने और उन लोगों को कुछ और ही आपकी इमेज बताएगा। इन शॉर्ट, ये आपकी लाइफ में ना निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेगा। आप जिनसे भी रिलेशंस बनाएंगे ये उधर आपको खत्म कर देगा, आपकी लाइफ को हेल बनाने के लिए। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे हो गए हैं, जो भी रिलेशंस आपने बिल्ड किए हैं, ये उन बच्चों को भी यूज करेगा आपको बांधने के लिए। कि बच्चे इनके लिए एक ऐसा वेपन होते हैं जिससे कि आप इन्हें कभी भी छोड़कर जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि आपके लिए रिलेशन जो है बहुत बड़ी बात है। शादी आपके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्शन, तो इसके लिए ये आपके बच्चों का यूज करेंगे। तो अगर तुम इन्हें छोड़कर चली गई तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तुम जो सोचती हो कि तुम झांसी की रानी हो, 1000 कैपेबिलिटी है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगर तुमने नार्सिसिस्ट हस्बैंड को छोड़ दिया तो कटोरा लेके भीख मांगोगी। तो सास यहाँ पर क्या कहेगी कि इस लड़की की इतनी हिम्मत कि ये डिवोर्स देगी, हमारे खानदान को और नीचा फील कराएगी और हमारी बदनामी करेगी, इसकी इतनी हिम्मत। एक तो तुम्हें खुद की परवाह नहीं है, तुम्हें अपने पति की परवाह नहीं है, तुम टाइम पर किसी को खाना नहीं पूछती हो, अपने बच्चों को ठीक से पालती नहीं हो, तुम डाइवोर्स दोगी और तुम हमारे को भी अपने जैसा एक हेल कर दोगी। ये ऐसा इसलिए करेंगे कि आप इन्हें छोड़ के न जाएं, ये आपसे सप्लाई लेते रहें, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश हो जाए कि भाई मैं इनके बिना कुछ नहीं हूँ। और ये आपको ऐसा दिखाएंगे कि समाज में अगर आपने डिवोर्स ले लिया तो आप खत्म हो जाएंगी, लोग आप पे कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे, आपके एक आइडेंटिटी पे सवाल उठाएंगे, आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये सब पिक्चर दिखाएंगे आपको ये लोग। और फिर भी अगर आप नहीं मानेंगी तो ये फिर बच्चों का जो है, बच्चों का जीवन खराब करने में लग जाएंगे। उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनकी फीस नहीं देंगे, एक्सपेंस नहीं देंगे और यही बोलेंगे जाओ अपनी माँ से मांगो। उनके करियर से, उनके जो क्रूशियल ईयर्स होते हैं, जो ग्रेजुएशन का टाइम होगा या प्लेसमेंट का टाइम होगा या एग्जाम का टाइम होगा, ये कुछ परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज को ये एज अ वेपन यूज करते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि जब आपके पर्सनल कनेक्शंस पर बात आएगी तो आप टूट जाएंगे। इनके लिए इनके खुद के बच्चे भी एक सरदर्द से कम नहीं होते, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते। इनिशियल ईयर्स जब बच्चे पैदा होते हैं, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक तो ये आसपास दिखेंगे ही नहीं आपको। आपको ऐसा फील होगा कि मैंने अपने बच्चे अकेले के दम पे पाले, इतने बड़े कर लिए, अकेले के दम पे कर लिए। नार्सिसिस्ट को चाहिए फन, उसको चाहिए मल्टीपल रिलेशंस, उसको चाहिए अल्कोहल, उसको चाहिए अब्यूज करना, उसको चाहिए लोगों पे कंट्रोल करना। क्योंकि आप इनकी वाइफ हैं तो आप हर चीज बहुत ही आसानी से इसको दे सकती हैं। हर चीज के लिए 24 घंटे की मेड है आप, जो कि इसकी हर जरूरत को पूरा करेगी।
बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है रिश्तों की तो फिर ये कभी भी नहीं लेते। इनका पास्ट ही इनके ऊपर इतना हावी होता है कि ये प्रेजेंट में कभी कनेक्टेड ही नहीं होते। ये अपने प्रेजेंट में कभी भी रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ नहीं रखते। तो ये आपसे जुड़ी हर चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे, हर चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देंगे कि आप इनके साथ जब आप रह रहे होंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक वाइब्स आएंगी आपको। ये आपके थिंकिंग प्रोसेस को टारगेट करते हैं, आपके बोलने के तरीके को टारगेट करते हैं, वे ऑफ लुकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हर चीज पर ये बोलेंगे। क्योंकि ये जितनी भी कमियां होंगी ना, ये एक्चुअली में इनके खुद के अंदर होंगी, पर ये सामने वाले के अंदर इन चीजों को प्रोजेक्ट करे। 5th पॉइंट है नार्सिसिस्ट हु स्टेज इन मैरिज। जो मैरिज में रहते ही हैं, वो जो निकल नहीं पाते, उनका क्या हाल होता है। नार्सिसिस्ट अपने टॉक्सिक नेचर के लिए आपको एकदम फेमिलियर फील करवाएंगे, बहुत धीरे धीरे आपको अब्यूज करेंगे, धीरे धीरे अपनी चीटिंग वाली लाइफस्टाइल को आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको एग्री करवाएंगे। और इन सब चीजों को वो अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव से, अपने लव्ड वंस से छुप कर करते हैं, जिससे कि किसी को पता ना चले। बट आप उनके लिए एक ऐसी पर्सन है जो कि 24 आवर्स उनके साथ है, तो आपको हर चीज के लिए ये इनडायरेक्टली एग्री करवाएंगे। बंद कमरे में वो जो आपके साथ करते हैं, आपको अब्यूज करते हैं, आपको चीट करते हैं, वो इनडायरेक्टली आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं अपने टॉक्सिक रिजिड नेचर के लिए। क्योंकि उनके लिए इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अपनी फैमिली को एक अलग फेक इमेज दिखाएंगे कि ये बहुत इनोसेंट है। अपने लव्ड वंस को, अपने रिलेटिव्स को ये एक बहुत ही अलग, एक डिफरेंट इमेज दिखाएंगे, अलग रियलिटी दिखाएंगे कि इनके साथ बहुत गलत हो रहा है और आपने इनको टॉर्चर किया हुआ है। लेकिन जब रियलिटी में आप इनके साथ होते हैं तो ये अपने ट्रू सेल्फ में होते हैं, ये अपना ट्रू नेचर आपको दिखाते हैं, जहाँ ये आपको बहुत अब्यूज करते हैं। और एक नार्सिसिस्ट कभी भी एक पर्सन के साथ नहीं रह सकता। तो जब आप इनसे मैरिज करते हैं, एज अ वाइफ इनकी लाइफ में होते हैं, तो ये आपके साथ कभी भी लॉयल नहीं होते। जब आप इनके साथ होते भी हैं, तब भी ये अपने एक्स के पास जाएंगे और आपकी बुराई करेंगे। अपनी एक्स को ये आपके बारे में गलत बताएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, फिर चाहे वो फिजिकली हो, उनके साथ घूमना फिरना हो या कोई बात करना, शेयर करना हो। फिर जब ये अपने एक्स से भी परेशान होते हैं तो बैकग्राउंड में एक और पर्सन होता है जिसके साथ भी ये इंटीमेट होते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं। फिर जब इन दोनों से इनका मन भर जाता है, फिर ये आपके पास आते हैं आपसे अपनी हर चीज को पूरा करने के लिए। क्योंकि आप इनके लिए एक ऐसी लेडी हैं जिनको इन्होंने मैरिज वाले बॉन्ड में फंसा रखा है, जिनको आप छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनकी हर नीड को पूरा करें। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये आपका एक ऐसा रिश्ता है जिसे आपको निभाना ही पड़ेगा, पूरी लाइफ आपको इन्हें झेलना ही पड़ेगा। ये आपकी बाउंड्रीज की कोई कदर नहीं करेंगे। फिर चाहे ये फैमिली फंक्शन में हो, लोगों के साथ हो, ये आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, आपको छोटा फील करवाते रहेंगे। आपकी हर चीज इनके लिए गलत ही होगी, आप इनके लिए कभी भी सही नहीं हो सकते। फिर चाहे आप इन्हें अपनी पूरी लाइफ ही क्यों न दे दें, आप इनके लिए मर ही क्यों न जाएं, आप इनको अपना कोई ऑर्गन डोनेट करके दे दें, इनके लिए बड़ी से बड़ी चीज कर दें, फिर भी ये आपको सही नहीं मानेंगे। कि इनके लिए ये खुद ही सबसे सुपीरियर होते हैं। ये इतने ईगो वाले होते हैं कि इन्हें लगता है ये हर किसी को अपने कंट्रोल में ही रखें, फिर चाहे वो उसकी वाइफ हो या फिर कोई फैमिली वाले ही क्यों ना हो। ये हर किसी को मैनिपुलेट करते हैं और आपकी रियलिटी पर भी इनको क्वेश्चन मार के, आपको नीचा दिखाकर इन्हें एक एनर्जेटिक बूस्ट मिल जाता है। तो फिर ये आपकी बेइज्जती जो बंद कमरे में करते हैं, ये सबके सामने भी करने लग जाते हैं और चीज़ों को और भी ज़्यादा टॉक्सिक करते जाते हैं। और जब ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो पीछे पीछे इनकी पूरी फैमिली वाले आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको टारगेट करते हैं, आपसे चीज़ें हाइड करते हैं, ग्रुप बनाकर आपके बारे में बातें करते हैं। और जब आप एंटर करते हैं तो सारे चुप हो जाते हैं कि कहीं आपको कुछ सुनाई ना दे जाए। नार्सिसिस्ट हस्बैंड बहुत बड़े गॉसिपर होते हैं,
वो डोर टू डोर जाकर आपकी बुराइयां कर सकते हैं, आपके बारे में ये गॉसिप करते हैं, आपको हर तरीके से गलत साबित करते हैं, जिसके लिए फिर चाहे इन्हें रिलेटिव्स के घर जाना पड़े। ये एक प्रॉपर टाइम निकालेंगे, इस चीज को मैसिव कैंपेन की तरह लेंगे कि इन्हें जाना है, आपकी बुराई करनी है, लोगों के सामने रोना धोना करना है, ड्रामा करना है, ये दिखाना है कि आप इनके साथ कितना गलत कर रहे हैं। ये इतनी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ये एकदम प्रोफेशनल लायर्स की तरह काम करेंगे। इसकी फैमिली वाले भी, और जहां जहां भी ये जाएगा आपकी बुराई करने के लिए, वो लोग आपकी स्टोरी जानने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे, क्योंकि इसकी फैमिली वालों के लिए आप हमेशा एक बाहरी ही रहेंगी। फिर चाहे आपकी शादी को 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, लेकिन आप बाहर से, दूसरे घर से आई हुई लड़की ही रहेंगी। कुछ सास अपनी बहुओं से क्या कहती हैं कि बहू का कोई घर ही नहीं होता, न मायका न ससुराल। तो ऐसे में एक लड़की, उसकी मनोस्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो कुछ अपने लिए आगे की प्लानिंग नहीं कर पाती, वो सेफ नहीं फील कर पाती, एकदम इनसिक्योर रहती है, क्योंकि ये लोग बहू को अपना मानते ही नहीं है। इसलिए नार्सिसिस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बातें करता है, गलत बातें साबित करने के लिए वो कुछ किसी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसके फैमिली वालों के लिए वो एक राजा बेटा है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। वो दूसरों के माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करता है, वो ऐसी बातें फीड करता है जो कि सब आपके खिलाफ हैं। तो इसीलिए अगर आप इनकी वाइफ हैं तो आपकी लाइफ हेल बन जाती है, क्योंकि ये आपके पास फिर कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। पेरेंट्स इनके सपोर्टिव हैं, बाकी की फैमिली इनकी टॉक्सिक है, बच्चों तक को ये नेगेटिव कर देते हैं, जहां फिर आपको ये लगता है कि कहीं ये बच्चों को भी आपके खिलाफ ना कर दें। इसलिए ज़्यादातर केसेस में हमने ये देखा है कि वाइफ जो है, जब भी ये रिलेशनशिप को ख़त्म करती है, जब उसकी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो चाहती भी नहीं कि उसके बच्चे जो हैं वो अपनी दादी से बात करें, वो अपने पिता से भी कम से कम संपर्क करें। वो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल जो उसकी नीड्स होती हैं वो अपने बच्चों से के थ्रू ही पूरा करती है। वो अपने बच्चों को इनके पास छोड़ने में डरती है। एक केस में मैंने ये देखा था कि वाइफ जो है, बहू जो है, वो बच्चों का जब स्कूल होता है उन्हें छोड़ने के लिए जाती और फिर वो मंदिर में बैठ जाती, चाहे फिर वो स्कूल 5 घंटे का क्यों ना हो, 6 घंटे का क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, धूप क्यों ना हो, वो घर से बाहर ही रहती जब तक कि उसके बच्चे जो है स्कूल से वापस नहीं आते, जब वो उनको लेकर के नहीं आती। एक उसको घर में अकेले रहने में डर लगता है इन लोगों के साथ, और वो सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही एक सेफ कंफर्टेबल फील करती है। उसे ये डर है कि कहीं उसके बच्चों को अकेला पाकर आपके खिलाफ फीड ना कर दिया जाए कि तेरी माँ कैसी है, क्योंकि वो अपने पति को खो चुकी है, उसका पीछे ससुराल मायका कुछ भी अब नहीं है, सब लोग उसके खिलाफ हैं, वो एक विक्टिम वाली लाइफ है उसकी। तो वो यहाँ पर डरती है कि कहीं बच्चों को भी उसके अगेंस्ट ना कर दिया जाए, क्योंकि हस्बैंड ने हर जगह ये फीड किया हुआ है कि वो सही है और आप जो है वो गलत। ये सोचता है कि अगर मेरी वाइफ मेरी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो अपनी वाइफ की ऐसी हालत कर देगा कि जहां उसकी फिर कोई आइडेंटिटी होगी ही नहीं। फिर चाहे वो आपकी मेंटल कंडीशन हो, आपका फिजिकल कंडीशन हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी क्यों ना हो, वो सब कुछ खराब करेगा और उसे उसकी कोई परवाह भी नहीं होगी। और इसकी फैमिली वाले रो रो कर आपसे ये कहेंगे कि अपना धर्म निभाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, और जबकि कि वो तोड़ने में रिलेशनशिप को अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो दोगलेपन की तरह आपको कहेंगे कि आप जो है जिम्मेवारियां निभाएं, आप जो है घर बचाएं, ताकि आपका पति आपको प्यार कर सके, अपने बच्चों के करीब रह सके। तो घर तोड़ने वाला इल्ज़ाम भी आप पर यहाँ पर लगेगा कि आप घर तोड़ती हैं, आप लड़ाई करती हैं, आपको प्रॉब्लम है हर चीज़ से, तो यहाँ आपको ही दोषी बनाया जाएगा। यहाँ आपसे ये कहेगा कि हस्बैंड्स तो होते ही ऐसे हैं, लड़के तो ऐसा ही बिहेव करते हैं, उन्हें थोड़ी ना आता है घर संभालना, उन्हें थोड़ी आता है बच्चे संभालना।
तो यहाँ हर चीज़ की जिम्मेदारी आपके सर पे मढ़ दी जाती है कि जो इसके पेरेंट्स ने इसको शुरू से जो हर गलत काम में सपोर्ट किया है और इसका जो एक टॉक्सिक नेचर बन गया है, जिसकी वजह से अब वो खुद भी बुढ़ापे में इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सब जो गंदगी मची हुई है उसे आप साफ करें। तो यहाँ आप खत्म हो जाती है आपकी लाइफ एक तरीके से। आपका जो करियर में ग्रोथ है, सक्सेस, आपके जो सपने हैं, वो सब धीरे धीरे माइनस में चले गए हैं। आपके क्लोज फ्रेंड्स, जहाँ रिलेशंस में आपको मज़ा आता था, जहाँ आप अपने मायके जाती थी, वो सब आपको एक गंदा लगने लगा है। अब आपको लाइफ का जो आपका एक रंग है वो सब उड़ गए हैं। आपको बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि अब आप जिए भी। आपको ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आ गए हैं, क्योंकि ये इंसान आपके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी, एक ऐसी गिल्ट डाल देता है कि आपको आगे का रास्ता समझ ही नहीं आता, और आप खुद को भी यही समझती हैं कि आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, जबकि एक्चुअली रियलिटी में ये किसी लायक नहीं होते। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो, ये जो बातें आपको मैंने बताई कि नार्सिसिस्ट शादी क्यों करता है, शादी का पार्टनर क्यों चुनता है, कैसे चुनता है और फिर उसे निभाता कैसे है, उसकी मैरिड लाइफ में क्या होता है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको हेल्प मिली हो, आपकी मैरिड लाइफ में आप कुछ एनालाइज कर पाए हो, चीज़ों से रिलेट कर पाए हो, आप जो आज का हमारा जो डिस्कशन थी, इसके अंदर आप कहाँ फंसे हुए हैं, कौन से पॉइंट पर आपको लगा है कि हाँ ये आपके साथ भी घटित हो रहा है, तो डीएम ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपना प्लीज़ मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। और मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने आप को फिज़िकली सेफ करिए, चाहे जैसे भी, क्योंकि अगर आप फिजिकली सेफ रहेंगे, आपके बच्चे फिजिकली सेफ रहेंगे, तभी आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में एक सर्वाइवर के रूप में निकलेंगे और डूबेंगे नहीं। फिर चाहे आपकी लाइफ में इसके साथ, इस पार्टनर के साथ कितने भी साल हो गए हों, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और बहुत छोटी है, और आपको हील होने का एक मौका अपने आप को देना ही है कि आप ठीक हो जाएं, आप अपने लिए जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है। इस चैनल की में जो ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो सब आपकी हैं, हमारे अपने घरों की हैं। इस फैमिली में, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है माइंड मोटिवेशन की, इसका हिस्सा भी बनिए आप, इसे सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब मिलेंगे एक नए वीडियो में फिर से बहुत जल्दी। तब तक के लिए